हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा छठी के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर चौथा के बारे में। फल चैप्टर का नाम है वस्तुओं वस्तुओं के समूह बनाना। मतलब बहुत सारा वस्तु मिला करके एक समूह बनाना, वस्तुओं को समूह बनाना। आइए आगे बात करते हैं। 4.1 हमारी चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं को आकृतियाँ, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न 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 होते हैं। चित्र 4.1 ठीक है। चित्र 4.1 में चित्र 4.1 में ये हमारे चारों की वस्तुएं दिखा गया है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, खिलौने, ग्लास, मोबाइल, बहुत सारे लॉक, ग्लोब, बहुत सारी वस्तुएं हमारे डॉल दिखाई दिए हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सके, तब हम इस सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अपने अध्याय 1 की सारणियों 1.1, 1.2 एवं 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है, उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, जैसे बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ। इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृति तथा जिस पदार्थों से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? आइए क्रियाकलाप पहला देखते हैं। दोस्तों क्रियाकलाप पहला देखते हैं कि आइए हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उसी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाले एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। तो हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, तौलिए का आरा, ब्रेड या बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरी समूह वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाएं। 4.1 में बोलते हैं कि एकत्र की गई वस्तुओं की सूची बनाने के लिए यहाँ 4.1 में वस्तु पदार्थों जिनसे बनी है, जैसे वस्तुएं हो गए प्लेट, थाली। ये पदार्थ जिनसे ये बनी है जैसे इस्पात, कांच, प्लास्टिक, अन्य कोई जैसे पेन, प्लास्टिक, धातु, इसी तरह कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु जिन 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 पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र
की गई वस्तुएं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। बूझो या जानना चाहते हैं ये बूझो ये जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। बूझो कि ये कहना चाहता है कि कुछ पदार्थों का उपयोग करके एक से अधिक प्रकार की वस्तु बनाया जा सकता है। आइए क्रियाकलाप 2 में देखते हैं। ये क्रियाकलाप 2 हो गया। आइए देखते हैं सारणी 4.2 में कुछ समान पदार्थों की सूची दी गई है। आइए देखते हैं सारणी 2.4। ये हो गया सारणी 4.2। समान पदार्थों से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। ये पदार्थ हो गया लकड़ी। इन पदार्थों से बनी वस्तुएं जैसे लकड़ी की कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। जैसे कागज से क्या बनते हैं? पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। उसी प्रकार बोलता है कि चमड़ा से क्या बनते हैं, प्लास्टिक से क्या बनते हैं, रुई से क्या बनते हैं। आइए आगे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है कि पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई वस्तुओं से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तुओं को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमने विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं 4.2 पदार्थों के गुण। ये 4.2 पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता है? गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए कि यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग समानता द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? हास्यास्पद थोड़ा उच्चारण करने में दिक्कत हो, हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। चित्र 4.2 आइए देखते हैं चित्र 4.2। चित्र 4.2 कपड़े के गिलास का उपयोग करते हैं। यह चित्र 4.2 कपड़े गिलास प्रयोग करते हैं। चित्र 4.2 देख लिया हमने। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तो तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात कही गई है तब कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। सही है कि उन पदार्थों को गुणों तथा उपयोगों की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। उस वस्तु पदार्थ के गुण तथा उपयोग के वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करते हैं। अतः पदार्थों के वह गुण क्या है? पदार्थों का वह गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है? नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। आइए दिखावट इस पर बात करते हैं। ये दिखावट है। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा, तांबा अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबा तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। आइए क्रियाकलाप 3 बात करते हैं। क्रियाकलाप 3 विभिन्न पदार्थों से गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए।
क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? तो चमकीले पदार्थों को एक एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थों को दो भागों में काटें, ताजे ताजे काटे पृथकों को ध्यान से देखिए। चित्र 4.3, ये चित्र 4.3 धातु के टुकड़ों के उनकी उनकी धोती देखने के लिए काटना। जैसे ये कोई धातु लिया गया, उसको काट दिएगा तो उसको देखने के लिए बोल रहा है। आइए आगे बात करते हैं। ताजे कटे पृथकों को ध्यान से देखिए, चित्र 4.3। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। होता कि जो काटा गया वस्तु है, क्या कुछ काटे पृष्ठ चमकीले हैं? जो काटा गया, देखो दोस्त, जो काटा गया है, यहाँ देखो, ये काटा गया है तो वो चमकीले दिखाई देते हैं। तो इसी बोलता है कि कुछ कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं, तो इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। मतलब जो काटा गया वो चमकीले दिखाई देते हैं, उस बोलता है इन पदार्थों को चमकीले पदार्थों में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धोती देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में गिनते भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, एक बात कहते हैं कि दोस्तों एक बार पदार्थों को गिन, एक बार दोबारा से इसको हम जानते हैं, पढ़ते हैं। पदार्थों गिन, क्या आप अपने सभी कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े क्यों नहीं बनाई जाए? अध्याय 3 के कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग समानांतर द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? चित्र 4.2 गिलास बनाने के लिए हमें कांच, धातु, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ जो चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ को गुण तथा उपयोग पर निर्भर करते हैं। दोस्तों आइए आगे बात करते हैं कि ये क्रियाकलाप 3 देख लिया। अब क्रियाकलाप 4 देखते हैं। क्रियाकलाप 4 विलय अथवा अविलय। आइए बात करते हैं विलय अथवा अविलय। क्रियाकलाप 4 कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलास में अन्य पदार्थों को मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चमक से बिलोरित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। परीक्षण कीजिए कि पता लगाएं कि जल में मिलाई गए पदार्थों का क्या होता है। चित्र
4.4 में देखिए, चित्र 4.4 में देखिए, चित्र 4.4 में क्या लुप्त होता है और क्या नहीं, क्या नहीं। इसमें देखिए पहले, इसमें दोस्तों एक बड़े ठोस पदार्थ हैं जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे, नमूने एकत्र किया गया। कांच के 5 गिलास लिया गया है, कांच के 5 गिलास लिया गया है। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भर दिया गया है और पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थों को मिलाया गया है। प्रत्येक गिलास की अंतःवस्तु में चम्मच से गिलोरी में धीरे-धीरे हिलाया गया है। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा किया गया है। परीक्षण से पता लगाया गया है कि जल मिलाए गए पदार्थों में क्या होता है, जल मिलाए गए पदार्थों में क्या 4.4 में यही दिखाया गया है कि क्या लुप्त होता है, क्या नहीं। इसमें जो मिलाया गया, क्या इसमें लुप्त हो गया? नहीं, ऊपर में ये दिखाई दे रहा है। कीजिए द्युतिवाहन या द्युतिविहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के साथ स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर ये देखते हैं कि वे द्युतिवान अथवा नहीं। पदार्थों जिनमें इस प्रकार की धुति होती है वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातु बहुआ अपनी चमक खो देती है और धुतिहीन निष्प्रद दिखाई देने वाले लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। इसलिए हम केवल ताजे काटे पृष्ठों पर ही धुति दिखाई देते हैं। जब आप किसी लोहा अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों को ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें धुति अथवा नहीं है। आइए बात करते हैं आगे कठोरता। आगे बात करते हैं। ये कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाने या जिसे संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। कुछ आसानी से दब जाते हैं, कुछ आसानी से दबाने कठिन होता है। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इसे लकड़ी, एल्युमिनियम तो पत्थर का टुकड़ों, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है या कोमल पदार्थ कहलाता है। जो पदार्थ आसानी से खरोचा या संपीड़ित किया दबाया जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाता है, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे अथवा स्पंजन कोमल, जबकि लकड़ी कठोर होता है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुणों हो सकते हैं, जैसे कि धुति, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना। क्या आप उन गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? विलय अथवा अविलय, इस क्रियाकलाप को देख लिया था हमने दोस्तों। इसे आगे बात करते हैं दोस्तों। पीछे छूट गया था इसलिए मैं इसका डिस्कशन कर दिया था। आइए आगे बात करते हैं विलय और विलय के बारे में। एक बार रिवीजन कर लेना दोस्त, अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। विलय और विलय के आगे बात करते हैं। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अथवा घुल गए, विलीन हो गए। हम यह कहते हैं कि यह पदार्थ जल में विलय है। कुछ पदार्थ यदि जल में घुल जाते हैं तो घुल गए थे, विलीन हो गए हैं, तो हम यह कहते हैं कि यह पदार्थ जल में विलय हो गए हैं। जल में घुल जाते हैं तो कोई पदार्थ उसको क्या कहते हैं कि जल में विलय हो गए। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। जो अन्य पदार्थ हैं जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी वो जल में लुप्त नहीं होते हैं। कुछ पदार्थ जो जल में विलोड़ित करने पर, कुछ पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं, कुछ पदार्थ जल में जल्दी घुल जाते हैं। जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उसको क्या कहते हैं? अविलय कहते हैं। उस पदार्थ को जल में अविलय कहते हैं, क्योंकि जल बहुत से पदार्थों का विलीन कर सकता है। इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल की भूमिका हमारे शरीर के प्रकार्यों एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? जैसा कि द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्रियाकलाप 5।
क्रियाकलाप 5 के बारे में देखते हैं। सिरका सिरका नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। तो इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। चित्र 4.5 में यहाँ दोस्तों, ये चित्र 4.5, कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। ए में दिखाया गया है कि कुछ द्रव है ना जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। कुछ देखिए दोस्तों, बी में देखिए ऊपर में तैर रहे हैं, कुछ द्रव मिश्रित नहीं होते हैं जल में। चित्र या बी में देखिए दोस्तों, देखते हैं, इसमें देखिए कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, कुछ द्रव ऊपर में तैर रहा है, इसमें कुछ द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। ये दिखाया गया है चित्र 4.5 में। आइए आगे बात करते हैं। जितने अधिक जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने अपने परीक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। आइए देखते हैं सारणी 4.4 में बोलता है कि लिखने के लिए सारणी 4.4 में कुछ समान द्रवों की जल में विलेयता दिखाएगी। जैसे ये द्रव भली भांति मिश्रित हो जाते हैं और या मिश्रित नहीं होते। जैसे सिरका भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। नींबू का रस जो जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। ये सरसों का तेल जल में नहीं मिश्रित होते हैं। नारियल का तेल ये भी नहीं होते। किरोसिन के तेल ये हाँ जल में, ये किरोसिन के तेल अच्छे से नहीं होता है फिर भी हो जाते हैं। इसमें दोस्तों देखिए आगे क्लास में ये दिखाया गया है। ये दोस्तों चित्र 1 में ये दिखाया गया है कि कुछ द्रव जल में, ये दिखाया गया है कुछ द्रव ये जल में भली भांति घुल जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं। बुझो ये सुझाव देती है, क्या देता है ये देखिए। बुझो ये सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भी भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। मतलब क्रियाकलाप 5 में जो देखा जिन द्रवों का हमने उपयोग किया था जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भी भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले यह जानना चाहती है कि जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसों भी जल में विलीन हो जाते हैं। पहली बोलती क्या गैस भी जल में विलीन हो जाते हैं। आइए देखते हैं, आगे बात करते हैं। कुछ गैसें जल में विलय हो जाते हैं और कुछ अन्य नहीं होते हैं। जैसे गैस भी जल में विलीन, जैसे हम लोग जैसे दोस्तों हम लोग कोई ठंडा पीते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जल में तो गैस भरा हुआ रहता है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जब विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पदार्थों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। हाँ दोस्तों, जब जल में जैसे जल में मछली जीवित कैसे रहते हैं, जल में मछली जीवित रहते हैं, जल में घुलित ऑक्सीजन का ही उपयोग करके वो तो जीवित रहती है मछली। इसलिए जल में ऑक्सीजन घुलित रहता है, जल में ऑक्सीजन गैस घुलित रहता है। इसलिए यहाँ लिखा है, यहाँ जरा इसको देखिए। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु एवं पदार्थों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो जल में जो घुलित ऑक्सीजन है उसके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे बात करते हैं कि वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में ओर्बिटल ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 4 हम देखा है कि जल में ओर्बिटल ठोस पृथक हो जाते हैं। जो जल में जो ठोस नहीं घुलते हैं तो वो पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा भी देखा कि जो कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं होते हैं, जो जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। जो पदार्थ जल में विलित नहीं होते जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। डूबकर ग्लास की तली में पहुंच जाते हैं। जो डूबकर ग्लास की तली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही नहीं है कि हमें ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं कि जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। चित्र 4.6 में देखिए दोस्तों, चित्र 4.6 में जल में डूबती या तैरती है। कुछ वस्तुएं जो पूर्णतः नीचे डूब जाती है, कुछ जल में तैरती रहती है। 4.6 में यही दिखाया गया है। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां
कंकड़ जो जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, तो 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 इन सब का क्या होता है? मुझे ये जानना चाहते हैं कि जब आप तालाब में कुछ कुछ सूखी पत्तियाँ या कंकड़ आप तालाब में फेंक देते हैं, या शहद की कुछ बूंदें आप गिलास के जल में डालते हैं, तो इन सब का क्या होता है? तो बुद्धि ये जानना चाहती है कि आप उसे गिलास में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। होता है कि यहाँ कि जो जो जल में तैरने वाले और जल में डूबने वाले जो पदार्थ हैं, उसको 5-5 उदाहरण देने के लिए यहाँ ई लाइन में कहा गया है। देखिए, बुझो कहा गया कि बुझो ये जानना चाहती है कि तैरने जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण होते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अनद्रव जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं तथा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? आइए बात करते हैं आगे। पारदिशा पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंट, जो आर पार दिख सके। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा, इसके बारे में बात करते हैं दोस्त। पारदर्शिता के बारे में बात करते हैं। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहते हैं ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। तो आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। अच्छा, होता है कि जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, जिनसे होकर वस्तु देखा उसे पारदर्शी कहते हैं। चित्र 4.7 में दिखाया गया है। आइए देखते हैं चित्र 4.7। देखिए, चित्र 4.7 में जिनसे आर पार नहीं देखते हैं उसे अपारदर्शी कहते हैं। यहाँ देखिए, जिनके आर पार नहीं देखते अपारदर्शी कहते हैं। इसमें भी देखिए थोड़ा ब्लर होकर दिखा, इसमें देखिए एकदम पूरा पारदर्शी होकर दिखता है। यहाँ चित्र 4.7 में दिखाया गया मुखावरण दिखाया गया। पहला में ये देखिए, ये दिखने वाले अपारदिशा हो गया। इसमें देखिए ये पारदर्शी हो गया। इसमें देखिए एकदम पारभासी। ये 3 चीज़ें दिखाई दी गई। तीन चीज़ें दिखाई दिए गए हैं। आगे बात करते हैं कि हाँ, कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। 4.8 में दिखाया, देखिए 4.8 में दिखाया गया दुकानदार में रखी पारदर्शी बोतलें। जैसे दोस्तों इसमें देखिए, इसमें दिखाता हूँ आपको। इसमें देखिए ये बिल्कुल आर पार नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए दोस्तों थोड़ा बहुत कम आभासी टाइप का दिख रहा है। इसमें देखिए एकदम पूरा पारदर्शी तरफ से दिख रहा है। तो वही बात इसमें कह रहा है कि 4.8 में भी दिखाई दे। जो पदार्थ पारदर्शी है तो वो आसानी दिख जाते हैं ताकि दुकानदार उसको उस सामान को बेच सके। जो चीज़ इसी प्लास्टिक की चीज़ें में जो आर पार दिख सकते हैं, कुछ दुकानदार रखी पारदर्शी बोतलें होती हैं। आइए आगे बात करते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे पदार्थ जिसे नहीं देख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? जो आर पार दिखा नहीं तो उसको अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स या गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। अपारदर्शी पदार्थ क्या हो गया? लकड़ी, गत्ता, धातुएं, क्या अपारदर्शी पदार्थ ही हो गया। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? अब आइए क्रियाकलाप 4 देखते हैं। क्रियाकलाप 6 देते हैं। कागज की एक शीट लीजिए, इनसे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने परीक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2 या 3 बूंदे खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहाँ तेल फैला है
प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उसे पारभासी कहते हैं। जिसको जिसे जिसे पदार्थों को देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं, जिसको ब्लर कहते हैं। जिसको ब्लर, जैसे फोटो ब्लर दिख रहा है, ये उसे पारभासी कहते हैं। जिसे आंशिक रूप से नहीं देख सकते, तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं लेकिन परंतु बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देते, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। यह भी परीक्षण पर, यह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और पदार्थों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी या पारदर्शी तथा पारभासी के रूप के समूह में बांट सकते हैं। पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। कांच का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए और यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है या पारदर्शी या पारभासी है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी विभिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रव्यों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी कहते हैं। दोस्तों, इन शब्दों को जो पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी, इन शब्दों को जो जल में तैर अथवा डूब सकते हैं तो इनको पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पदार्थों को समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने का आवश्यकता क्यों पड़ती है? लेकिन दैनिक जीवन में प्रायः पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं को भंडारण समानता इस प्रकार करते हैं कि एक ऐसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों तथा अन्य स्थान पर, जबकि अनाज, दालें भरण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूह के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है कि पदार्थों को इस प्रकार में बांटकर उनके गुणों अथवा अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षा में करेंगे। दोस्तों, इस कक्षा में हमने जो हमारे दैनिक जीवन में जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी, इस हम चीज़ों पर हमने चर्चा की। जैसे कोई चीज़ पानी में या डूब जाते हैं, कोई पदार्थ जो पानी में ऊपर तैरते रहते हैं, या इन सब से जो है हमारे विज्ञान की भाषा में ये चीज़, इन चीज़ों के बारे में चर्चा की गई इन चैप्टर के बातों में। आइए देखते हैं कौन कौन शब्द के बारे में। जैसे कठोर के बारे में आपने बात की। कठोर बोले तो लकड़ी, लोहा, तांबा, शीशा, ये कठोर है। ओविला जो द्रव्य नहीं घुलते हैं, जैसे तेल हो गया, कोई भी तेल ले लो, जैसे नारियल का, सरसों का तेल में जल में नहीं घुलते हैं। धुती में मतलब जो होता है चमकीला चीज़। ये दोस्तों, ये देखिए, धुती में किसको बोलते हैं? चमकीला चीज़ को बोलते हैं। ये विज्ञान के ये वो शब्द है, विज्ञान के शब्द को थोड़ा याद रखना। धुती में यदि देख दे तो कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, उसको चमकीला बोलते हैं। धुती में पदार्थ या धातु, अपारदर्शी, रुक्ष। दोस्तों यहाँ देखो दोस्तों, रुक्ष ये सब दे दो आपको तो दिमाग चकरा जाएगा। उसको बोलते हैं खुरदरा बोलते हैं। रुक्ष ये विज्ञान की ये शब्द है। रुक्ष याद रखना। विलय, पारभासी, पारदर्शी, ये सब शब्दों को हमने चर्चा कर लिया है। आइए आगे सारांश पर बात करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। हाँ दोस्तों, हमारी चारों ओर की जितनी वस्तुएं ये अनेक प्रकार की पदार्थों से बनी है। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थों से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जाता है। हाँ दोस्तों देखो, इसमें क्या बोला गया है कि इसमें देखिए, थोड़ा गौर करते हैं इस बात पर।
कि किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव होता है, किसी वस्तु को एक ही पदार्थ से बनाना संभव होता है, अथवा उसे भिन्न प्रकार की वस्तुओं से भी बनाया जा सकता है, उसे विभिन्न प्रकार के, या किसी वस्तु को एक प्रकार की वस्तु से बनाया जा सकता है, या किसी वस्तु को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से भी बनाया जा सकता है। तो सेकंड वाले में यही कहा गया है। इसको बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न पदार्थों के गुण जैसे तेल को हो गया, पानी को हो गया, फिर डलडा ले लीजिए, विभिन्न पदार्थ के गुण विभिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकीले होते हैं, जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चमकीले मुश्किल। देखो दोस्तों, यहाँ चमकीले वर्ड क्या वर्ड किया है, चमकने वाले शब्द को क्या किया, मसूड यूज किया चमकने वाले। इसी प्रकार कुछ पदार्थों स्पर्श करने पर ठोस लगते हैं तो कुछ अन कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं, जबकि कुछ अन अविलय होते हैं। बात सही, कुछ जल में घुल जाते हैं, कुछ जल में नहीं घुलते। जो जल में घुल जाते विलय होते हैं, जो जल में नहीं घुलते वो अविलय होते हैं। कुछ पदार्थ कांच, तो कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, तो कुछ अन्य जैसे लकड़ी धातुएं वो पारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं, जो पारदर्शी जो आर पार दिखाई दे, जो अपारदर्शी जो आर पार नहीं दिखाई दे, पारभासी जो आंशिक रूप से दिखाई दे, जैसे ब्लर, किसी चीज़ को ब्लर कर देते जो आंशिक रूप से दिखाई देता है। पदार्थों के उन गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। हाँ, ये बोलता है कि पदार्थों के उन गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तु को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। वस्तु को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ ही समूहित किया जाता है। आइए अभ्यास देखते हैं कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। अब देखिए लकड़ी से क्या क्या हम लोग बनाते हैं। लकड़ी से क्या बनता है, मेज, टेबल, कुर्सी और सोने वाले पलंग, बहुत चीज़ लकड़ी से बनाए जा सकते हैं। अब बोलते हैं कि सेकंड में कि निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चमक, सूती कमीज। स्टील का चमक हो गया, प्लास्टिक का खिलौना चमकीला हो सकता है, कांच की प्याली, हाँ हो सकता है कांच की प्याली, स्टील की कांच की प्याली, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तु को बनाने में किया जा सकता है। जैसे पुस्तक, वस्तु दिया गया है, पुस्तक पदार्थ है, जैसे कागज से पुस्तक बनाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पदार्थ दिया हुआ है, यहाँ देखिए, ये पुस्तक किससे बनाया जाता है, ये कागज से बनाया जा सकता है। गिलास किससे बनाया जा सकता है, गिलास दोस्तों कांच से बनाया जा सकता है। कुर्सी किससे बनाया जाता है, कुर्सी लकड़ी से बनाया जाता है। खिलौना किससे बनाया जा सकता है, खिलौना प्लास्टिक से बनाया जाता है। जूते किससे बनाया जाता है, चमड़े से बनाया जाता है। ये होता है। अरे दोस्तों देखते हैं कि कुछ कथन सत्य असत्य के बारे में बात है। पत्थर पारदर्शी होता है, नहीं दोस्तों, पत्थर यहाँ पारदर्शी नहीं होता है, ये होता है अपारदर्शी होता है। जबकि कांच अपारदर्शी, ये गलत हो गया दोस्तों, ये पहला गलत हो गया, सॉरी, पहला गलत हो गया, ये पहला गलत हो गया। सेकंड वाला में क्या बोलता है कि नोटबुक में धुतिया होती है, नोटबुक में धुतिया, जबकि रबर इरेजर में नहीं होता है। धुतिया वर्ड आपको बोला था मैंने दोस्तों, धुतिया वर्ड के बारे में क्या, चमकीला, आगे नहीं होता, एक बार पढ़ लेना। धुतिया शायद लगता है कि चमकीले को बोलते हैं, ये भी हमको गलत लग रहा है, जबकि रबर इरेजर में नहीं आते हैं। नहीं, रबर इरेजर में आता है दोस्तों, तो ये सेकंड वाला नोटबुक धुतिया नहीं होते, एक बार पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। आइए गौर बात करते हैं कि चाक जल में विलीन हो जाता है। बोलता है कि चाक जल में विलीन हो जाता है। चौक दोस्तों, हाँ जल में हो सकता है, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, लकड़ी का टुकड़ा, हाँ हो सकता है। चीनी जल में विलीन नहीं होता, हाँ चीनी जल में विलीन होता है, ये गलत हो गया दोस्तों। चौ देखें, तेल जल में के साथ मिश्रणीय है, तेल जल में नहीं मिलते हैं, कुछ जिसके ऊपर में तैरते रहते हैं। बालू रेत जल में निसादित हो जाते हैं, तो बालू रेत में जल में निसादित वर्ड आपको पता करना पड़ेगा। निसादित क्या होता है, निसादित क्या होता है दोस्तों, ये वर्ड पर आपको ध्यान देकर, जल में बालू रेत निसादित हो जाता है। एक बार पढ़ लेना, इस वर्ड को आपको कहीं दिखे तो उसके बारे में थोड़ा आप जान लेना। कि आगे बात करते हैं, सिरका जल में विलीन हो जाता है, सिरका जल में, हाँ हो सकता है,
सिर का। आइए बात करते हैं आगे। नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम। दोस्तों जो चीज़ एक बार क्लियर नहीं है तो एक बार पूरा रिवीजन कर लेना। दोस्तों जो वर्ड है, जो हमसे कुछ भी थोड़ा बहुत मिस हुआ होगा तो एक बार पूरा पढ़ लेना, एक बार पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पूरा रिवीजन कर लेना, एकदम कुछ वर्ड है जो जो उस एकदम क्लियर हो जाएगा। नीचे कुछ वस्तुओं तथा 5 नंबर में बात करते हैं। दोस्तों बहुत से नीचे नीचे कुछ वस्तु तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इन इनको किस प्रकार समूह कहते हैं? गोलाकृति तथा अनाकृति। गोलाकृति अब कौन हो गया? जैसे बॉल हो गया, संतरा हो गया, चीनी तो गोल आती नहीं, ग्लोब हो गया, सेब भी तो सेब नहीं हो गया, मिट्टी का घड़ा हो गया। नहीं, मिट्टी का घड़ा तो पूरा गोल तो नहीं होता है। कौन बोलता है कि आकृति जो गोल आकृति था अन्य आकृति होते हैं। फल होता है खाद तथा खाद। खाद में कोई संतरा हो गया, चीनी हो गया, सेब हो गया। वो खाद में हो गया क्या? बास्केटबॉल। ये चीज़ ये आप लोग कर लेना। सॉरी, आगे आगे देखते हैं क्या बोलता है 6 नंबर में। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए तथा जांच कीजिए और देखें कि क्या वे जल तथा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। बोलता है कि जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं, जल में जिन वस्तु जानते हैं उनकी सूची बनाएं। जो जल में तैरते हैं उन वस्तुओं की सूची बनाएं। जल में बहुत से, जैसे जल में पेड़ का पत्तियाँ भी तैरती रहती हैं, पत्तियाँ तैरती रहती हैं। बहुत से वस्तुओं का सूची बना सकते हैं। तो जाँच कीजिए और देखें कि तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती है। और बोलता है कि तेल तथा मिट्टी के तेल पर तैरती है। जल में जो तैरती है क्या मिट्टी के तेल पर तैरती है? बोलता है जाँच करने के लिए। अब देखिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले ज्ञात कीजिए। बोलता है कौन मेल नहीं खाता है इसमें? 7 नंबर में बोलता है कि कौन मेल नहीं खाते। ये कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। नहीं दोस्तों, ये बच्चा आ गया, ये नहीं मेल खाता है, कोई मेल नहीं खाते। एक और बात करते हैं, गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। ये नाव कहाँ से आ गया दोस्तों? ये भी नहीं मेल खाता है। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत नहीं आएगा दोस्तों यहाँ, ये भी मेल नहीं खाती है, ये भी मेल नहीं खाती, ये गलत हो गया। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। चीनी, नमक, रेत और कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट ये सही लग रहा है थोड़ा बहुत। इसको एक बार चेक कर लेना दोस्तों, ये सही लग रहा है हमको। अब देखते हैं आगे बात करते हैं कि प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप। आपने अपने मित्रों के साथ स्मरण शक्ति खेल खेला होगा। स्मरण शक्ति दोस्तों खेल खेला होगा। किसी मेज पर कई वस्तु रखी हैं। आपको कुछ मिनट परीक्षण करने के पश्चात किसी दूसरे कमरे में जाकर उन सभी वस्तुओं जो आपको याद है के नाम लिखने के लिए कहा जाता है। तो इस खेल को कुछ अंतर के साथ खेलिए और स्मरण शक्ति खेल के सभी प्रतिभागियों से यह कहिए कि दोस्तों ये पढ़ लेना आपको, ये कुछ नहीं है, ऐसे दिखाया गया ये परिकल्पना है और क्रियाकलाप है। ये सेकंड नंबर में भी ये वही पदार्थों के वृहत संग्रह विभिन्न गुणों को, जैसे पारदिशा, जैसे हम लोग पढ़ लिए, जल विलेयता, अनुगुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाइए। अध्ययनों के विद्युत तथा चुंबक से संबंधित गुणों का के विषय में भी सीखिए। बोलता है कि विद्युत चुंबक के विषय में संगठित सीखने के लिए बोलता है। संग्रहित पदार्थों के विभिन्न समूह बनाने के पश्चात इन समूह में कोई पैटर्न ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो उदाहरण के लिए वे सभी पदार्थ जैसे द्युति या विद्युत चालक होते हैं। दोस्तों इस चीज़ के बारे में, जो चमकीले तथा विद्युत चालक के बारे में आगे वाले चैप्टर में यह बात करेंगे, आने वाले चैप्टर। चलिए दोस्तों, आज इतना तक रहने इस वीडियो में। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।